गुड इवनिंग फ्रेंड। चलिए मार्केट के बारे में कुछ बातचीत कर लेते हैं। नेक्स्ट वीक के लिए कैसा मार्केट रहेगा। मेरे को कुछ पॉइंट्स मार्केट पे मैं बेसिकली देखता हूँ, तो एक एक करके बात करते हैं। पहले इंडेक्सेस के बारे में, फिर कमोडिटीज़ के बारे में, फिर करेंसीज़ के बारे में। तो अगर देखिए, इसमें मेरे को कोई भी डाउट नहीं है कि मार्केट जो है वो रिवर्स करेगा, और जितना वो ज़्यादा टाइम कंसोलिडेशन में यहाँ पे बिता रहा है या जितना होल्ड कर रहा है, उतना कॉन्फिडेंस बिल्टअप हो रहा है कि ये मार्केट पक्का गिरेगा। और ये अगर ये मेरे को 12,500 के आसपास जब मार्केट था, उसी की मिरर इमेज लग रही है, तो ये पक्का मार्केट गिरेगा। लेकिन किस पॉइंट से गिरता है ये एक इम्पॉर्टेंट है, मुझे उस पॉइंट देखना है। सॉरी, मैं वीडियोस काफ़ी लेट पब्लिश कर रहा हूँ क्योंकि मैं कहीं स्टक हो गया था, इसकी वजह से। तो जो लोग, कई सारे लोगों के मैसेज आए, तो मैं आप लोग कल सुबह तक उसको देख सकते हैं। अगर मान लो आज रात में नहीं हो पाया, अगर हो गया तो कोशिश करेंगे। तो अब मेरे को 2 पॉइंट है कि 10,880 अगर क्रॉस करता है तो, जो कि शायद करे, क्योंकि अपनी मार्केट इस चीज़ को सपोर्ट कर रही है, लेकिन ग्लोबल मार्केट बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहा है। अगर करेगा तो 11,080 तक जाएगा। एक स्पेस वहाँ पे बच रहा है वहाँ तक। और जो निफ्टी के सेक्टर, वो सेक्टोरियल जो डेटा है, वो भी इस चीज़ को थोड़ा सा शो कर रहा है कि जैसे फार्मा ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है। आईटी ने लास्ट वीक में ब्रेकआउट किया था, और आईटी में मैंने पहले भी बोल रखा है कि आईटी में बुलिशनेस मेरे को दिखती है, और आईटी अभी नहीं गिरेगा, आईटी सबसे लास्ट में गिरेगा। और तो आईटी में क्योंकि डॉलर इंडेक्स कभी काफ़ी ऊपर जाएगा, और डॉलर इंडेक्स ने 200 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर में सपोर्ट लिया हुआ है। तो आईटी बुलिश है, फार्मा बुलिश है, इन दोनों का वेटेज काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। रिलायंस की बात करेंगे, एचडीएफसी का रिजल्ट अच्छा आया है, तो वो भी मार्केट को गिराएगा नहीं तो बढ़ाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाएगा, क्योंकि बाकी के जो बैंकिंग सेक्टर है वो काफ़ी वीक है। तीसरा एफएमसीजी है, वो स्ट्रॉन्ग है। ऑटो भी मेरे को स्ट्रॉन्ग दिखता है, और एमएनसीज हो गया, मेटल हो गया, निफ्टी बैंक हो गया, पीएसयू बैंक हो गया, पीएसयू, वो सारे सेक्टर वीक दिखते हैं। और जो वीकली चार्ट पे निफ्टी ने कैंडल बनाया है, वो भी हैंगिंग मैन बनाया है, जो कि रिवर्सल का साइन है। तो ये वीक या तो कंसोलिडेशन में जाके और हल्का सा झटके से ऊपर जाके फिर वो नीचे करेगा और यू टर्न लेके घूमेगा, क्योंकि सब में थोड़ा थोड़ा सा स्पेस, या फिर ये हफ्ता और फिर और कंसोलिडेशन में जाएगा। तो इस चीज़ को देखने वाला है। सेम बैंक निफ्टी निफ्टी से ज़्यादा वीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। फाइनेंशियल, मेरे को सारे फाइनेंशियल सेक्टर सारा वीक लगता है। एचडीएफसी का रिजल्ट अच्छा आया है, इसकी एक्सपेक्टेशन में कि और भी बड़े बैंक हैं उनके रिजल्ट अच्छे आएंगे, क्योंकि दिसंबर लास्ट या जनवरी से कोरोना का असर शुरू हुआ था, और ये 3rd क्वार्टर, ये जून जुलाई अगस्त, ये 2nd क्वार्टर का रिजल्ट है। तो अभी 1-2 क्वार्टर अब इसमें कोरोना का इफेक्ट नहीं आया था, तो ये रिजल्ट अच्छे हैं। ये ईयर टू ईयर रिजल्ट को भी अगर देखेंगे ना, तो ये ईयर टू ईयर की बात, क्वार्टर टू क्वार्टर की बात हो रही है। तो 1 साल पहले तो सब कुछ ठीक था, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, वो रिजल्ट अच्छा आया है। तो अभी जहाँ से प्रॉब्लम शुरू हुई उसका इफेक्ट नहीं आया है, तो इस चीज़ का भी विशेष ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं कमोडिटीज़ की। गोल्ड सिल्वर बाई, एक चीज़ देखिए, अगर मार्केट में जो ये तेज़ी बनी हुई है, अगर ये तेज़ी फंडामेंटल स्ट्रांग होती है, जेन्युइन होती, तो गोल्ड जो डे बाई डे नया हाई, गोल्ड और सिल्वर जो नया हाई बना रहा है, वो ना बनाता। गोल्ड और सिल्वर का डेटा बिल्कुल सही है, मार्केट का जो इंडेक्स का डेटा है वो डेटा सही नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। वो ट्रैपिंग वाला डेटा है। जब तक रिटेल इन्वेस्टर अपना पैसा नहीं डालेंगे मार्केट में, एफआईज एग्जिट नहीं कर पाएंगे, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा।
या बड़े इन्वेस्टर एग्जिट नहीं कर पाएंगे। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि वो अपना माल सस्ते में क्यों बेचेंगे, वो चाहते हैं कि वो अपना माल महंगे में बेचें। वो मार्केट को ऊपर रखने के लिए जिसका वाकई में फंडामेंटल बॉटम हो चुका है, वहाँ पर रिटेल इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। जैसे फार्मा सेक्टर, उन्हें लगता है कि फार्मा में बहुत बड़ी तेज़ी हो गई है, अब तो बहुत महंगा हो गया, अब नहीं खरीदेंगे, बल्कि एफआईज उसको खरीद रहे हैं। वो किसको खरीद रहे हैं? जो सस्ता था 4 महीना 6 महीना पहले, उसको खरीद रहे हैं, जो कि फिर गिरेगा। फार्मा दोबारा नहीं गिरेगा। आप ये देखिए, पिछले 7 से 8 सालों के अंदर फार्मा में गिरावट हमेशा बनी रही। जब मार्केट हमेशा बुल मार्केट था, फार्मा रहा। फार्मा ने तो अभी शुरुआत की है, अभी तो 10% भी फार्मा टोटल जितना बढ़ना है वो नहीं बढ़ा हुआ है, और उसमें 10% की तेज़ी में लोगों को लग रहा है कि हाँ फार्मा बहुत बढ़ गया, उसमें इन्वेस्ट नहीं करें। गलत कर रहे हैं। उस फार्मा में इन्वेस्ट करने वाला है, मीडिया सेक्टर में इन्वेस्ट करने वाला है, इंश्योरेंस सेक्टर में इन्वेस्ट करने वाला। मेरे को इंश्योरेंस सेक्टर काफ़ी अच्छा लगता है, जैसे SBI लाइफ इंश्योरेंस, HDFC लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, तो वो अच्छा सेक्टर है। और FMCG बहुत ख़राब भी नहीं रहेगा तो बहुत अच्छा भी नहीं रहेगा, उसमें बहुत ख़राब होने वाली स्थिति नहीं है, क्योंकि 135 करोड़ की जनसंख्या है। कुछ भी कर ले, खाने पीने की चीज़ें तो चलेंगी, उसमें बहुत ज़्यादा मंदी नहीं दिखाई देती है, वो ठीक है। IT में तेज़ी है ड्यू टू डॉलर की इंडेक्स की वजह से और रुपीज़ की वजह से जो तेज़ी है। मेरे को उसमें बिज़नेस की तेज़ी नहीं दिख रही है। जब सारे बिज़नेस लॉकडाउन में सब बंद है तो उसमें बिज़नेस कहाँ से आएगा? IT सर्विसेज वालों के लिए, ठीक है, उसमें नहीं। एक सेक्टर में वाकई में जेन्युइन तेज़ी आई है, वो है टेलीकॉम सेक्टर। रीज़न आप देखिए, कोरोना की वजह से टेलीकॉम में क्या फ़र्क पड़ना है, बल्कि उसका बिजनेस तो बढ़ ही गया है। घर पे आदमी रहेगा, ज़्यादा फ़ोन यूज़ करेगा, ज़्यादा डेटा यूज़ करेगा, ज़्यादा वीडियो देखेगा, ज़्यादा फ़ोन में बिज़ी रहेगा, तो टेलीकॉम को तो फ़ायदा होना है। यही इसी का इफेक्ट रिलायंस पे ही पड़ा है या टेलीकॉम है। तो टेलीकॉम को तो बॉटम हो चुका है उसका, तो उसमें आप SIP के रूप में तेज़ी करें। जिन सेक्टरों में मैं बाय की अपना व्यू रख रहा हूँ, उनको एक साथ ना इन्वेस्ट करके SIP के रूप में इन्वेस्ट कीजिए तो ज़्यादा अच्छा होगा। कोई ट्रेंड नहीं छूटी है, कुछ नहीं हुआ है। ये मार्केट लॉन्ग टर्म में बेरिश जोन में गया हुआ है। तो जो लॉन्ग टर्म में गया है, तो यहाँ से 18 से 2 साल तक कुछ नहीं होना है, तो वो ऊपर नीचे मार्केट होगा, लेकिन बुल मार्केट नहीं आएगा। ये नीचे, ये देखिए, अगर हो सकता है मैं गलत हूँ, अगर मैं गलत हूँगा तो मार्केट को 12,500 के ऊपर जाना चाहिए इसी साइकिल में, क्योंकि 5 से 6 महीने या 5 से 6 कैंडल मंथली कैंडल में, और 5 से 6 महीने, ये बात मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि अगर यहाँ से 5 से 6 कैंडल बाद या 5 से 6 महीने जो मंथली चार्ट पे कैंडल की मैं बात कर रहा हूँ, उसको अपने रीसेंट हाई या लो को ब्रेक करना चाहिए, तब वो ट्रेंड रिवर्स होता है। अगर मंथली चार्ट पे आप देखिए कि 12,500 कब उसका हाई बना था, तो 5 से 6 महीने बीत चुके हैं, लेकिन अभी उस पॉइंट को क्रॉस नहीं किया है। ये उस पॉइंट को क्रॉस करेगा तो वाकई ये नॉर्मल रिट्रेसमेंट था, और ये बुल मार्केट अभी भी कंटिन्यू चल रहा है। अगर इसने वापस जो मार्च में लो बनाया था 7400-7500 के आसपास, और 5 से 6 महीनों के बीच में, मतलब मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर से पहले ये अगर 7400-7500 को वापस ब्रेक नहीं करेगा तो ठीक है, मार्केट एक रेंज में है। लेकिन अगर इसने लो को अक्टूबर से पहले ब्रेक कर दिया तो मार्केट बेरिश जोन में है, और 12,500 को अक्टूबर से पहले क्रॉस कर दिया तो मार्केट बुलिश में है। ये पॉइंट्स हमें ध्यान रखने चाहिए कि ट्रेंड वाकई रिवर्स हुआ है। मंथली चार्ट में मेरे को ट्रेंड रिवर्स है, मेरे को लगता है कि 7500 का स्तर दोबारा तोड़ेगा। वो कब यहाँ से टर्न करेगा या कितना ऊपर इसका रिट्रेसमेंट है, अगर फिबोनाची सीरीज़ देखेंगे तो शायद 62 पॉइंट समथिंग का भी के आसपास 10,880 के आसपास बन रहा है, और वो यहाँ से रिवर्स करना चाहिए। 200-300 पॉइंट का कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि 10,880 से 11,080 चला जाए या 650 से पलट जाए, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो तो चलता है। तो मार्केट यहाँ से रिवर्स करेगा। अब कमोडिटीज़ की बात कर लेते हैं। गोल्ड सिल्वर बाय में है। मेरे वीडियो 2
1.5-2 सालों से देख रहे हैं, तो उस समय भी मेरा 2 सेक्टर के ऊपर में बुलिश था मैं। पहला फार्मा सेक्टर, दूसरा गोल्ड सेक्टर, और फिर लास्ट में मैं मीडिया सेक्टर के ऊपर में बोला बॉटम बन गया है। फिर मैंने ऑयल एंड गैस के लिए बोला है कि उसका सेक्टर बन गया, इनमें बॉटम हो चुका है। तो गोल्ड का मेरा टारगेट शुरू से 2050 से 2250 के बीच में रहा है। उसके ऊपर चला जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन अभी अगर ये 1850 के आसपास चला तो 200 पॉइंट तो मेरे को इसमें गोल्ड में अभी दिखाई देते ही हैं, और थोड़ा मिनिमम और 2250 तक चला जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो गोल्ड में इतना है। सिल्वर, मैंने हमेशा कहा कि सिल्वर गोल्ड का छोटा भाई है, तो आगे लेटर या सुनर जो है सिल्वर भी चलेगा। और देखिए सिल्वर ने जो कॉन्सोलेशन फेस किया, जो नहीं चल रहा था, सिल्वर ने वापस स्पीड पकड़ ली है। वो वापस 19 पॉइंट समथिंग पे चल गया है और 51,000 के आसपास आ गया है। पहले गोल्ड और सिल्वर के बीच में 10 से 12,000 का गैप हुआ करता था, तो जब सिल्वर नहीं चला था, गोल्ड तेज़ी से चला, वो गैप लगभग बराबर आ गया। अभी भी लगभग 2,000 पॉइंट ऊपर है, लेकिन और ज़्यादा गैप होना चाहिए। तो सिल्वर में जो 8 से 10,000 का गैप होता था गोल्ड सिल्वर, वो गैप मेंटेन करेगा, तो सिल्वर में तेज़ी भी और बनेगी। क्रूड ऑयल, मैं शुरू से बोल रहा हूँ कि जब 76 रुपये से गिरा था 42 रुपये, 41 रुपये 80 पैसे या 42 रुपये के आसपास, वहाँ से वापस रिट्रेस किया था 66 रुपये तक, 66 से वापस गिरा है 0 तक। तो जो ये और 42 से 31 रुपये के बीच में एक दिन गैप डाउन खुला था, वो गैप फिल करना ज़रूरी था। वो गैप फिल हो चुका है, और उसके गैप तो 3-4 हफ्ते पहले फिल हो गया था। उसके बाद में ये कॉन्सोलेशन चल रहा है। ये कॉन्सोलेट करने के बाद ये नीचे रिवर्स करेगा, तो ये इसका सेटलमेंट जो है $20-22 से लेके $30-32 के रेंज में काफ़ी लंबे समय तक रहेगा। ये इसी में फंसेगा, ये यहाँ पे आएगा। ठीक है, एनजी का कहीं ना कहीं बॉटम हो चुका है। कॉपर का रिट्रेसमेंट खत्म हो गया है, तो कॉपर अब नीचे की तरफ मूव करेगा, तो मेटल कंपनियाँ नीचे की तरफ मूव करेगी। ठीक है ना। तो करेंसीज़ की बात करेंगे। करेंसीज़ वही 74 रुपये 80 पैसे या 75 रुपये 20 पैसे से लेके 76 रुपये 20 पैसे या 75 रुपये 80 पैसे के बीच में एक रेंज थी, वो रेंज में चल रहा है। उसने शायद वो रेंज नहीं तोड़ी है। USD INR जो है ऊपर ही जाएगा। ठीक है, डॉलर इंडेक्स ऊपर जाएगा, अपनी करेंसी वीक होगी तो USD INR ऊपर जाएगा। तो ओवरऑल मार्केट के ऊपर में मेरा ये व्यू था। मार्केट में ट्रेंड के हिसाब से काम कीजिए। अगर अभी बुलिश ट्रेंड बना हुआ है तो वीकली बेसिस पे या डेली बेसिस पे जो भी टाइम फ्रेम आप देखते हैं उसको फॉलो कीजिए, लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिए। ठीक है, हो सकता है कि मैं गलत हूँ कि ये ट्रैपिंग ना हो, लेकिन ये ट्रैपिंग है, मेरे को ऐसा लगता है। तो स्टॉप लॉस रखने में कोई बुराई नहीं। स्टॉप लॉस का विशेष ध्यान रखिए अपने, और टाइम टू टाइम प्रॉफिट बुक करते रहिए। ये मार्केट बहुत वोलेटाइल रहेगी, तो ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट बहुत अच्छी होती है कि आपके बाय और सेल दोनों के सौदे आपके एग्जीक्यूट होते हैं। अगर लास्ट वीक की बात करेंगे तो 600 वेडनेसडे को 600 पॉइंट मार्केट गिरी, थर्सडे को 600 पॉइंट बढ़ी जब रिलायंस की एजीएम थी, 600 से ऊपर पॉइंट बढ़ी, और उसी दिन 600 पॉइंट नीचे भी हो गई। अगले दिन फ्राइडे को फिर 400-500 पॉइंट मार्केट बढ़ गया। तो ये वॉलेटिलिटी है, ये वॉलेटिलिटी ही शो करता है कि मार्केट में कन्फ्यूज़न क्रिएट किया जा रहा है और कुछ नहीं है। तो मार्केट में अपने को स्टॉप लॉस का विशेष ध्यान रखना है, फंडामेंटल का ध्यान रखिए, लॉजिकल सोचिए। कोरोना वायरस का क्या डेटा आ रहा था, आज की डेट में क्या रेट है, कौन सी फैक्ट्रियाँ खुली हैं, कौन सी नहीं खुल रही, कौन सी खुल भी तो गई हैं, लेकिन क्या उसमें वाकई बिजनेस हो रहा है, बल्कि मेरे को तो लगता है लॉस ही हो रहा है, क्योंकि सैलरी तो देनी पड़ रही है और बिजनेस तो हो नहीं रहा है ना। तो ये पॉइंट्स सोचने चाहिए। जैसे मैंने बोला कि टेलीकॉम सेक्टर को बेनिफिट हुआ है, तो ऑब्वियस है घर के जितने लोग फ्री है वो बिना मोबाइल तो रह नहीं सकते। वो मोबाइल कोई वीडियो देख रहा है, कुछ कर रहा है, तो डेटा तो यूज़ हो ही रहा है इनका। तो टेलीकॉम कंपनियों को तो ज़्यादा फ़ोन यूज़ हो रहे हैं। ऑफिस में रहते थे, काम करते थे, घर में बैठे हैं, फ़ोन पे बात करें, बतिया रहे हैं ना, तो वो डेटा ज़्यादा यूज़ है। तो टेलीकॉम को तो पेमेंट मिल ही रहा है, ठीक है ना। टीवी ज़्यादा लोग देख रहे हैं, जो डिश टीवी और जो स्काई टीवी वगैरह है, तो बल्कि टेलीकॉम कंपनियों को इस चीज़ से बेनिफिट हुआ है। तो लॉजिकल आप सोचिए क्या हो रहा है, आपको समझ में आ जाएगा कि हमें किस सेक्टर में निवेश करना चाहिए, किस सेक्टर में नहीं करना चाहिए। ठीक है,
चलिए आज के लिए इतने ही रखते हैं, बाकी फिर ध्यान रखिएगा आप लोग अपना, क्योंकि इस समय कोरोना वायरस की वजह से खतरा ज़्यादा हो गया है। तो अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, और ट्रेड करते समय भी अपने स्टॉप लॉस का विशेष ध्यान रखिए। नमस्कार।